आज हम पढ़ेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड, जितने भी मेथड्स आपने अभी तक देखे हैं उन सब मेथड में बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। हालांकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट सबसे आसान मेथड, सबसे जल्दी से कन्वर्ज होने वाला मेथड और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड न्यूटन-रैप्सन मेथड है। ओके, तो न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला देखते हैं आपको कहाँ तक पहुँचना है। देखिए, जो वर्किंग रूल है ना, ये आपको इसलिए याद रखना भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में या फिर कहीं आपको ज़रूरत है, आपको फार्मूला याद नहीं है और आपको ये तरीका पता था ये फार्मूला हमने बनाया कैसे था, तो आपको तुरंत आप अपने फार्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। ये जो वर्किंग रूल है ये आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आता है। ओके, जैसे कहीं पे किसी एग्ज़ाम में आप जनरली टॉपिक कवर नहीं कर पाए और आपको एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे पूछा कि न्यूटन-रैप्सन मेथड से इसका आंसर बताइए और आपको फार्मूला ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वर्किंग रूल पढ़ा हुआ है तो आपको फार्मूला तुरंत आप उसी समय बना सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे न्यूटन-रैप्सन मेथड में फार्मूला बनता कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देख लेते हैं। इसमें हम क्या मानते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड में, मान लीजिए आपका जो एग्जैक्ट रूट है वो x0 है। ठीक है, मान लीजिए आपने कह दिया आपका एग्जैक्ट रूट कहीं पढ़ रहा होगा, पूरी रियल लाइन हो गई। ठीक है, इसके जो रूट होते हैं वो x एक्सिस में ही पढ़ते हैं, ये आपको पता है। ओके, अब आपने क्या किया, अगर इस लाइन में कहीं पे भी इसका रूट पड़ रहा है तो हमें पता है एग्जैक्ट रूट तो आपको पता नहीं होता। ठीक है, हम कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के जितने भी मेथड थे वो सब कैसे मेथड थे, इनको कहते थे ब्रैकेटिंग मेथड। क्यों? क्योंकि आपको पहले एक ऐसा ब्रैकेट ढूंढना पड़ता था, 2 पॉइंट ऐसे ढूंढने पड़ते थे कि जिनके बीच में रूट लाई करेगा। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम बताएंगे कि ये करते कैसे हैं। बट इसमें अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो आपको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें क्या करते हैं, जो इसमें बेसिक आइडिया है काम करने का वो है, आप कुछ भी एक इनिशियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दी x0 से, आपने कह दिया इसमें कहीं ना कहीं तो रूट पड़ेगा ही इस x एक्सिस में, आप x0 से शुरू करेंगे। अब होगा क्या, आपने कोई भी एक नंबर ले लिया रियल लाइन का। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो x0 आपका रूट है यानी कि f(x0) की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x0 रूट नहीं है तो इसका मतलब है आपका इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। x0 के आसपास कहीं कोई दूसरा नंबर होगा जो इसका रूट बनेगा। अब जो दूसरा नंबर बनेगा, मान लीजिए वो इससे h डिस्टेंस पे है। h डिस्टेंस आगे भी पढ़ सकता है, h डिस्टेंस पीछे भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब x0 में कितने का चेंज करना पड़ेगा, मुझे h का चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x0 जनरली इसका रूट नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको एग्जैक्ट रूट पता ही होता है तो आप क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस। लेकिन अगर x0 रूट नहीं है तो उसके आसपास का कोई नंबर रूट होगा। ओके, आसपास का नंबर का मतलब हुआ h डिस्टेंस के आगे पीछे ऐसे करके डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी x0 प्लस h पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो निकालेंगे। पॉजिटिव हुआ यानी कि x0 के राइट साइड में पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये मान के चल रहे हैं कि x0 प्लस h जो है ये आपका रूट है। तो अगर ये रूट होगा यानी कि अगर मैं f(x) में इसकी वैल्यू रखूँगी तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अप्रॉक्सीमेशन वाले सारे मेथड हैं तो एग्जैक्ट 0 नहीं आता, बट 0 के नज़दीक बहुत वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम जनरली मान के चल रहे हैं ये आपको एग्जैक्ट रूट मिलेगा और आंसर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, और साथ में आपकी एक चीज़ और कंसीडर करके रखना है कि h इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि न्यूटन-रैप्सन मेथड में जनरली जितने भी मेथड है, अब ऐसा नहीं होगा ना कि रूट आ रहा है, मान लीजिए किसी फंक्शन का रूट आपका कितना है, 100 है। ठीक है, x इक्वल टू 100 है उसका रूट, आप शुरू कर रहे हो x0 इज इक्वल टू 1 से। आपको सालों लग जाएंगे, न जाने कितने इटरेशन करने पड़ेंगे, तब जाके आप 100 पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, हो सकता है ना भी पहुंचे अगर आप इतना ज़्यादा दूर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 के आसपास का अगर आपने चूज़ कर लिया है, मान लीजिए 100 की जगह आपने 98 चूज़ कर लिया, 99 चूज़ कर लिया, या फिर आप राइट साइड में बात करें तो 101 चूज़ कर ले, 102 चूज़ कर ले, तो आपका चांसेस है आप 100 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एग्जैक्ट रूट है उसके आसपास का ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो h है यानी वो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। आप कंसिडर करके चलते हैं कि h इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो सीधी सी बात है, x0 तो मैं कंसिडर करूँगी, अगर मैं h निकाल लूँ जैसे तैसे जो भी वजह से, तो मेरा रूट निकल आएगा। ठीक
ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं x, अभी फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है, f(x0 + h). अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला, तो आप इसमें टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसको ऐसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, f(x0 + h f'(x0 + h²/(2) f'(x0) प्लस डॉट 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 आगे तक चलता जाता है, ठीक है। इसका अगला टर्म h³ / 3 × f'(x0) ऐसे चलेगा, फिर आगे के बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इस लाइन में दो काम करने हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि चूँकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो x0 + h है वो आपका रूट होगा, तो जैसे f लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपका ये f(x0) एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ये हो गया h f'(x0). अब आपको क्या करना है, आपको पता होता है जब कोई भी छोटी सी क्वांटिटी होती है तो मैं उसकी हायर पावर करूँगी तो आपका आंसर और छोटा हो जाता है और 0 के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, h इज़ वेरी स्मॉल। h इज़ वेरी स्मॉल का मतलब हुआ कि h तो ठीक है, अगर मैं h² करूँगी फिर इसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँगी तो आंसर और छोटा हो जाएगा, यानी कि और 0 के नज़दीक वाला मान मिलेगा। h³ कर देंगे फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर और 0 के नज़दीक आता जाएगा। तो लगभग ये वाली जो क्वांटिटी है वो लगभग 0 ही बनेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा 0 के नज़दीक बनेगी। तो इन सबको क्या करेंगे, हायर ऑर्डर के टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ हम 2 टर्म लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये इधर जाएगा, -f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0). ये हो गई आपकी h की वैल्यू। तो अब बताइए रूट की वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ से कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, आपने कह दिया रूट आपका क्या है, x0 + h है, तो आपका आंसर कितना होगा, x0। अगर आपने रूट को x1 से डिनोट कर दिया, x1 = कितना हो जाएगा, x0 + h, और h की वैल्यू क्या हो गई, ये -f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0), ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इटरेशन वाला मेथड तो ये भी है, एक बार आपको x1 मिल गया, अब आप कहेंगे देखेंगे कि x1 इसका रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, x2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आंसर एक जैसे आने लग जाते हैं तभी आपका इटरेशन सही होता है। तो अब आपको x2 निकालना पड़ेगा। अब x2 कैसे निकालेंगे, x1 में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे चेंज करेंगे ना, आपको x0 में थोड़ा सा चेंज किया तो आपको नया रूट मिल गया जिसका नाम दे दिया आपने x1। अब x1 में फिर से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप, x2 में पहुँचेंगे, फिर से चेंज करेंगे x2 में तो फिर कहाँ पहुँचेंगे, x3 में। और अगर यही आंसर है, x2 और x3 जो आपने ढूंढे हैं ये अगर एक जैसे मिलने लगेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने x4 निकाला, वो x3 के बहुत नज़दीक आया, लगभग x3 के ही बराबर आया, तो फाइनली आप कह देंगे यही इसका रूट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला पूरा लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको हर प्रीवियस वाले में चेंज करना है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा xn + 1 = xn - f(xn) डिवाइडेड बाई f'(xn), ठीक है। और आपको फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, आपको हमेशा यही बस दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला क्या करना होता था, आपको एक इनिशियल वैल्यू लेनी होती थी x0, उसमें आपको h ऐड करना होता था और h की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे। तो h की वैल्यू रखने के लिए टेलर सीरीज लगाते थे, वहाँ से h की वैल्यू मिलती थी f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0). तो ये तो हो गया था पहला अप्रॉक्सीमेशन। तो बाकी अप्रॉक्सीमेशन देखिए, यहाँ पे मैं अगर n = 0 रखूँगी तो x1 मिलेगा, x1 = x0 - f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0). अब n = 1 रखिए तो आंसर कितना मिलेगा, x2 = x1 - f(x1) डिवाइडेड बाई f'(x1). x1 आपने पिछले उसमें निकाला है। फिर आप x3 अगर निकालेंगे तो n = 3 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तो ये मिलेगा आपको x2 - f(x2) डिवाइडेड बाई f'(x2). तो इस तरीके से जब ये वाले मान जो आप निकालोगे, जो भी सॉल्व करके वैल्यूज़ आएंगी, ये लगभग मैच करने लग जाएंगी। वही एक्यूरेसी वाली बात, पॉइंट के एटलीस्ट 2 या 3 अंक आपके एक जैसे आने लग जाएंगे, इनकी वैल्यू लगभग एक जैसी आने लग जाएगी, तो आपको इटरेशन रोक देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी तक तो याद भी हो गया होगा जिसने यहाँ तक पूरा चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और जो भी अलग इसकी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स क्या होता है वो सब देखेंगे।